हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉर्जन डिस्कस कर लिया था। कॉर्जन के बारे में हमने पढ़ लिया था। नाउ इन दिस वीडियो हम बात करने वाले अनड्यू इन्फ्लुएंस की। भाई हम फ्री कंसेंट की बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ फ्री कंसेंट नहीं होता। 5 ऐसी चीज़ें हैं या 5 ऐसे रीजंस हैं जो फ्री कंसेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, जिनमें से एक कॉर्जन हम लोगों ने समझ लिया था और सेकंड अनड्यू इन्फ्लुएंस की अपन बात करने वाले हैं। थोड़ा बहुत बेसिक हमने समझा था। हमने कहा था अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब ये हुआ कि इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। दो पार्टीज के बीच में ऐसा कोई रिलेशन है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के विल को, दूसरे पार्टी की इच्छा को अफेक्ट कर सके, ऐसा कुछ रिलेशन है। अब यह हो सकता है एक पार्टी की दूसरे के ऊपर कोई अथॉरिटी हो सकता है दोनों के बीच कोई फिड्यूशरी रिलेशन हो, विश्वास वाला, प्रेम वाला। जैसे एक पिता और पुत्र के बीच में क्या होता है, भाई बेटा अपने बाप पे विश्वास करता है तो फिड्यूशरी रिलेशन कहलाएगा वो। अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात करें तो हस्बैंड वाइफ पे, वाइफ हस्बैंड पे विश्वास करती है तो उसको अपन क्या कहेंगे, फिड्यूशरी रिलेशन। फिड्यूशरी वर्ड का मतलब ही होता है विश्वास, ट्रस्ट। जहां ट्रस्ट वाला रिलेशन होता है उसको अपन फिड्यूशरी कहते हैं। तो समझो दो पार्टीज के बीच में ऐसा रिलेशन होगा कि एक व्यक्ति दूसरे की विल को, दूसरे की इच्छा को डोमिनेट कर सके। अब डोमिनेट क्यों कर पा रहा है? हो सकता है इसके पास कोई अथॉरिटी हो, ये ऐसी पोजीशन में हो कि इसको अफेक्ट कर सके, जैसे चोर और पुलिस, पेशेंट और डॉक्टर। यहां डॉक्टर के पास, पुलिस के पास एक्चुअली ऐसी अथॉरिटी है क्योंकि ये बेचारा मजबूर है। वहां पर चोर है या पेशेंट है, ये मजबूर है, तो ये एक एक्चुअल अथॉरिटी है। हो सकता है अथॉरिटी विश्वास के कारण हो कि भाई इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो ट्रस्ट वाला रिलेशन हो और ये इसको बहुत मानता हो। मतलब ये बेटा पापा को मानता है, भाई पापा कहते हैं जो ठीक है। हस्बैंड वाइफ ट्रस्ट है, हस्बैंड को लगता है वाइफ जो कह रही है ठीक है मान लेते हैं, वाइफ को लगता है हस्बैंड जो कह रहा है मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस ऐसी कुछ पोजीशन पे हो सकता है जहां पार्टीज के बीच में रिलेशन हो और उस रिलेशन का अनड्यू एडवांटेज उठाया गया है, यानी रिश्ते के फायदे उठाए गए हो, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हम उसको कहेंगे। और हाँ, यहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वर्डेबल ही। अब देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आगे ध्यान से देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रभाव है, ये हम कब मानेंगे, इज सेड टू बी इंड्यूस्ड, यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस से किसी की आपने सहमति ली हो, ये ऐसा कब मानेंगे, where the relation subsisting between the parties। वैसे subsisting वर्ड का मतलब होता है गुजारा करना, जीवन वहन करना, पर यहाँ इसका मतलब है existing between the parties, जो पार्टीज के बीच में रिलेशन कंटिन्यू हो रहा है, जो रिलेशन उनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है फिलहाल, are such that one of the parties is in position to dominate the will of other। यानी एक पार्टी इस पोजीशन में है कि दूसरे की विल को, दूसरे की इच्छा को डोमिनेट कर सके, उस पर अपना पावर दिखा सके। एंड ही यूजेस दैट पोजीशन, और वो अपने इस पोजीशन का यूज कर रहा है टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। यानी रिश्ता होने से अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। इसका मतलब देखो, आप समझो, हम कह रहे हैं कि एक बाप और बेटे के बीच में ट्रस्ट वाला रिश्ता है, वहां डोमिनेंट होते हैं फादर बेटे के ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाप और बेटे में जितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे सभी अनड्यू इन्फ्लुएंस के, नहीं। अनड्यू इन्फ्लुएंस कब माना जाएगा, जब उस पोजीशन का, उस डोमिनेंट पोजीशन का बेनिफिट लिया गया है, कोर्ट में ये बात प्रूव हो जाए कि हाँ साहब लिया गया है, और एडवांटेज कैसा लिया गया है, अनफेयर, अनड्यू एडवांटेज। हाँ, नॉर्मल एडवांटेज तो दोनों को एक दूसरे को मिलेगा, भाई आज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें एडवांटेज तो अपना अपना एक दूसरे को मिलता ही है, एक दूसरे को कॉन्सेंट्रेशन तो रहता ही रहता है, एक को प्रॉमिस है, दूसरे को कॉन्सेंट्रेशन है, बेनिफिट तो अपना अपना है। पर अनड्यू हो तो, यानी यहाँ पे अगर इसको हम थोड़ा सा डेफिनेशन को प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे लिखा है, पर्सन इज डीम्ड टू बी इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। एक व्यक्ति दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकता है, ऐसा कब माना जाता है? आप समझो, सबसे पहली बात तो उसके पास रियल, यहाँ एंड होना चाहिए था, रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी हो, अथॉरिटी होल्ड कर रहा हो। दूसरा, वहाँ कोई फिड्यूशरी रिश्ता हो। और तीसरा पॉइंट थोड़ा सा अलग है, आप समझना, यहाँ ये लिखा है कि एक व्यक्ति, वैसे यहाँ 4 पॉइंट होने चाहिए थे, सी तक ही है, आगे 4 पॉइंट क्लियर कर रखे हैं, चौथा पॉइंट भी हम देखेंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ हो सकता है, रिश्ता डोमिनेंट वाला कहाँ कहाँ माना जाता है उसमें। सी पॉइंट ये कहता है, जैसे मानो एक बूढ़ी औरत है, उसके बेटे पोते वगैरह, उनमें से एक पोता उनकी सेवा कर रहा है, उस पोते के साथ, पोते के साथ ही रहती है, और वो पोता उस दादी माँ की खूब सेवा कर रहा है,
खूब सेवा करता है दिन रात। क्यों सेवा करता है? उसको पता दादी माँ के नाम पर 30 बीघा खेत है और कम से कम 50 तोला सोना दादी माँ की तिजोरी में पड़ा है। वो खूब सेवा करता है। बुढ़ापा आ गया, सोचने समझने की क्षमता भी कम हो गई, बाहर की दुनिया से कनेक्शन भी नहीं रहता। वो पोता दिखता है, उस पोते पे विश्वास से अंधा विश्वास, आंखें बंद करके विश्वास। सोचने समझने की क्षमता भी एज के साथ साथ कम हो गई। पोते ने कहा, दादी वो सोना आप क्या करेगी, तो अंदर रख के जाते हुए ऊपर थोड़ी लेके जाएगी, मेरे को दे दे, मेरे नाम पे कर दे। दादी ने कर दिया। लॉ कहता है ऐसे बहुत सारे केसेस में अनड्यू इन्फ्लुएंस का इंपैक्ट माना जा सकता है। वापस यहाँ क्लियर कर दूं, कोई अगर ऐसे अपनी इच्छा से करे कि हाँ ठीक है यार, कि अब मैं जाते हुए साथ में लेके जाऊंगी, पोता सेवा कर रहा है, इसको जरूरत है तो चलो इसको मैं दे देती हूँ, वो अलग बात है। लेकिन जहां जानबूझ के सेवा इसलिए ही की गई है कि हम उसका बेनिफिट उठा सके, फायदा ले सके, और उस सेवाओं का अनुचित फायदा उठाने की कोशिश की जाती है, अनड्यू या अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश की जाती है। तो ये कह रहा भाई कोई मेंटल कैपेसिटी ऐसी हो जाए जो टेम्परली या परमानेंटली अफेक्ट हो जाए किसी ना किसी एज के कारण, इलनेस के कारण, मेंटली या फिजिकली आप इल हो गए, बीमार हो गए, बहुत लंबे समय से आप बीमार हो, या कोई एक बूढ़ा इलिटरेट पर्सन है जो समझता नहीं, उसको पता नहीं, आप बोल दो यहाँ साइन करने, वो कर दे, उसको पता नहीं सारी बातें, तो आप उसके नहीं पता होने का विश्वास, वो आप पे ट्रस्ट तो कर ही रहा है और उसको पता नहीं है, उसके समझने की क्षमता कम हो गई और आप वो पूरा प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं कर पा रहा और आप इसका फायदा उठा रहे हो क्योंकि आपको पता है विश्वास तो हमारे ऊपर करता है। तो यहां पर भी लॉ कहता है कि आप गलती कर रहे हो। अब देखो यहां पर नेक्स्ट पेज पे ये चीज इसको क्लियर किया, मैं वापस पीछे से आऊंगा, एक बार इस बात को यहां पे समझा दूं मैं आपको। भाई फीचर्स देख रहे हैं हम अनड्यू इन्फ्लुएंस में, उसमें एक पॉइंट लिखा है पोजीशन टू डोमिनेट द विल, दूसरे की विल, दूसरे की इच्छा को डोमिनेट करने की, कंट्रोल करने की आपकी पोजीशन है। तो यहाँ क्या लिखा है, रिलेशन पार्टीज के बीच में ऐसा होना चाहिए कि भैया एक पार्टी दूसरे की विल को डोमिनेट कर सके। और ऐसा रिश्ता कब माना जाएगा, ऐसा पोजीशन कब माना जाएगा? सबसे पहली बात, रियल एंड अपीरेंट अथॉरिटी हो, रियल एंड अपीरेंट अथॉरिटी हो, यानी आप ऐसी पोजीशन हो कि सामने वाले आपसे डरे, आपसे दबके रहे, जैसे एम्प्लॉय और सर्वेंट, डॉक्टर और पेशेंट, डॉक्टर और पेशेंट, चोर पुलिस, पुलिस के पास अथॉरिटी होगी, चोर डर के रहेगा कि यार ये पता नहीं किस प्रोविजन में भी अंदर ठूस देगा, साला जबरदस्ती ज़्यादा वाट लगा, होता है ना वो टपोरी टाइप के लोगों को, लगता है सब अभी कुछ करेंगे, पुलिस वाला ठोक देगा इनसे, तो भैया साइड से रहो, बच के रहो। ठीक है, फादर बाय रीजन ऑफ हिज अथॉरिटी ओवर द सन कैन डोमिनेट द विल, ये बेसिकली सेकंड का एग्जांपल होना चाहिए था, फिड्यूशरी रिलेशन का एग्जांपल होना चाहिए था, पर ठीक है अब ठोक देते हैं कहीं पे भी। फिड्यूशरी विश्वास वाला रिलेशन, इसने बोला बाप बेटे के बीच में, सॉलिसिटर क्लाइंट, एक क्लाइंट अपने सीए को, अपने वकील को सारी बातें बताता है, विश्वास पर तो बताता है कि भैया इसको हम जो बातें बता रहे हैं अपने तक रखेगा, किसी को आगे बताएगा नहीं। आपके बिजनेस का सारा कैलकुलेशन आप अपने सीए को बताते हो, तभी वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता, सब मैनेज करते हो। आपको केस हो गया, वकील को सारी बातें बताते हो कि भैया ऐसा 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 है, तो भी तो मैनेज करते हुए केस लड़ता है, उसको सारी बात पता है। सॉलिसिटर और क्लाइंट के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, क्रेडिटर डेटर, आपने किसी को उधार दे रखा तो विश्वास पर तो दे रखा, तो ये विश्वास वाला रिलेशन है। इन रिलेशन में भी कहीं ना कहीं कभी ऐसी पोजीशन हो सकती है कि एक बंदा दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर ले और उसका अनड्यू एडवांटेज मिले। बाय रीजन ऑफ फिड्यूशरी रिलेशनशिप, ए सॉलिसिटर कैन डोमिनेट द विल ऑफ हिज क्लाइंट एंड ए ट्रस्टी कैन डोमिनेट द विल ऑफ इट्स बेनिफिशियरी। ट्रस्टी और बेनिफिशियरी हमने देखा था, वो मम्मी ने बेटी के नाम पे सारी प्रॉपर्टी की थी, भाई को दे देना, ट्रस्ट जिस पर विश्वास किया गया है, बेनिफिशियरी जिसको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई जगह पर, अब जैसे अब कोई सॉलिसिटर, उसके पास आपकी सारी जानकारी है, आपने उसको विश्वास में सब कुछ बता रखा है, और फिर वो कहता है कि यार आपका ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो यार, या उस इन्फॉर्मेशन का वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट लेता है, अपना अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए आपको प्रेशराइज करता है, आपको इमोशनल अत्याचार करता है आपके साथ, कि यार देख तेरे लिए इतना किया तो ये प्रॉपर्टी नहीं कर सकता मेरे नाम पे, तेरी सारी बातें मुझे ध्यान थी, तूने उसका मर्डर किया मुझे ध्यान था, फिर भी तेरे लिए मैंने केस लड़ा, तुझे जितवाया, दिल पे पत्थर रख के मैंने बेईमानी की, झूठ बोला कोर्ट में तेरे लिए, और तो अपना प्लॉट मेरे को नहीं दे सकता 10 लाख में, मतलब ठीक है होगा 20 लाख का, 10 लाख में नहीं दे सकता। तो आप यहाँ टेक्निकली क्या कर रहे हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस। मेंटल डिस्ट्रेस वो इलनेस वाली बात हो गई, एज के कारण, बीमारी के कारण, जिससे यहाँ इसने लिखा है कि एन अनड्यू इन्फ्लुएंस
can be used against a person to get consent on a contract where the mental capacity of the person is temporarily or permanently affected by the reason of mental or bodily distress, illness or of old age. यहाँ पे वापस उसमें एग्जाम्पल ये लिखा है कि एक डॉक्टर जो है वो पेशेंट की जो रेगुलरली पेशेंट की सेवा कर रहा है, देख रहा है, उसको डोमिनेट कर सकता है अगर बहुत लंबे समय से वो इतना बीमार है कि वो बहुत वीक हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई, उसको लगता है डॉक्टर साहब है तो मैं जिंदा हूँ, है ना। प्रोट्रैक्टेड इलनेस का मतलब होता है बहुत लंबे समय से बीमार है, ना तो ठीक हो रहा है ना मर रहा है, ना तो रिकवरी है ना डेथ है, वो बीमार है, अधमरा सा हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। तो डॉक्टर पर उसको ट्रस्ट है कि भाई डॉक्टर ही जो है वो कर पाएगा सब, डॉक्टर नहीं रखेगा तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। वहाँ पे अनकॉन्शियसनेबल बार्गेन्स, इसका मतलब ये हुआ किसी की पोजीशन का नाजायज फायदा उठाना। मान लो गांव में एक ही सेठ जी हैं, साहूकार आदमी, पैसा बहुत है, सेठ आदमी। वहाँ एक किसान पहुंचा, साहब सारी फसल बर्बाद हो गई, बेटी की शादी करनी है, पैसा चाहिए, मेरे तो बहुत बहुत अर्जेंट है, पैसे चाहिए। साहूकार ने कहा देख ऐसा है 5% पर मंथ। किसान ने कहा साहब बैंक तो साल का 8-10% लेती है, आप 5% महीने के लोगे तो साल का तो 60% हो गया साहब, बहुत ज़्यादा। किसान ने कहा देख ऐसा है, ना तो तेरे पास कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखने को है बैंक में जाके, ना तू बैंक की प्रोसेसिंग फाइलिंग सारी कर पाएगा, ना तू इतना समझता है, ना अपने गांव में बैंक के, शहर जा कर ले, मैं भैया बुर शहर जा कर तू तेरे दिखा। यानी यहां पर जो बार्गेन किया गया है वो अनड्यू है, अनकॉन्शियसनेबल है। मतलब ऐसा बार्गेन जहां एक इंसान दूसरे का नाजायज फायदा उठा रहा है, निचोड़ रहा है उसको, बिल्कुल खत्म कर दो साले को, पैसा लूट लो सारा, ऐसी पोजीशन है। लॉ कहता है यहां पर भी हम ये मानेंगे कि वह अनड्यू इन्फ्लुएंस है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, आप एकमात्र ऑप्शन थे, और आप एकमात्र ऑप्शन थे यानी आप इस पोजीशन पे थे कि दूसरे वाले की विल को डोमिनेट कर सको। दूसरा वाला तो सरेंडर हो गया, यू वर द ओनली ऑप्शन। तो जब वो सरेंडर हो गया तो आपने उसका फायदा उठा लिया, आपने तो उसकी बैंड बजा दी, मतलब जबरदस्ती। वो तो आपके सामने झुक के खड़ा हो गया, आप उसकी बजा रहे हो जबरदस्ती कि ये ऐसा थोड़ी चलता है। लॉ कहता है यहां पर भी अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा, वेयर वन of the parties to a contract is in position to dominate the will of other and the contract is apparently unconscionable, मतलब unfair है। It is presumed by law that consent must have been obtained by undue influence. Conscionable bargains are witnessed mostly in money lending transactions and gifts. Money lending और gifts में ऐसा होता है कि साहब दूसरे के ऊपर फायदा उठा रहे हो, ये तो गिफ्ट तेरे को मेरे को देना ही पड़ेगा वरना मैं तेरा काम नहीं करूँगा, तेरा वो काम है मैं कर दूंगा, मैं ही कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे गिफ्ट देता हो तो आप सामने वाले से जबरदस्ती गिफ्ट करवा रहे हो। क्यों गिफ्ट करा रहे हो? क्योंकि आप इस पोजीशन में हो कि सामने वाले का फायदा उठा सको। जैसे यहाँ पे बोला है कि 18 साल का यूथ था, उसने अपनी बचत थ्रिफ्ट मतलब सेविंग होती है, खर्च कर दी, दारूडिया है, उसने 90,000 रुपये एक बॉन्ड पे लिए 2% पर मंथ पे। 2% पर मंथ तो बहुत ज़्यादा होता है, तो लॉ ने बोला कि भैया इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पे लॉ फिर कहता है कि इंटरेस्ट कम करके पेमेंट कर दो, वो ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, ये बोला। चलिए ये 4 एग्जाम्पल सिंपल हैं जिनको आप देख सकते हैं। ए हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन बी ड्यूरिंग द माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के समय ए ने बी को अपने बेटे को कुछ पैसा दिया, जब बी बड़ा हो गया तो बोला देख तू छोटा था, तुझे मैंने इतने पैसे दिए, मैंने तुझे 10,000 रुपये दिए, अब तू मुझे कम से कम 50,000 तो दे, तो बॉन्ड लिख के दे 50,000 का। तो यहाँ पे भी ये कह रहा है ग्रेटर सम अगर आप अमाउंट मांग रहे हो तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, वो आप बेटे का फायदा उठा रहा है। ए मेन इन्वॉल्व बाय डिजीज, बहुत बूढ़ा हो चुका है, एज के कारण अब उसकी वीकनेस आ चुकी है। इज इंड्यूस्ड बाय बी इन्फ्लुएंस ओवर हिम मेडिकल अटेंडेंट, बी जो उसका मेडिकल अटेंडेंट है उसका उस पर इन्फ्लुएंस है, वो जो बोल देता है मान लेता है क्योंकि समझता नहीं, समझदार नहीं है। टू एग्री टू पे ए अनरीजनेबल सम फॉर हिज प्रोफेशनल सर्विस, उसकी प्रोफेशनल सर्विस के लिए अनरीजनेबल सम, कि भाई तेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, सोना चांदी जेवरात मेरे नाम कर दे, तो ये कहता साहब ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ए बीइंग दैट टू बी the money lender of his village contract a fresh loan terms which appears to be unconscionable, भाई ए ने बी से पैसे ले रखे थे, गांव में वही लोन वगैरह ले रखा था, पे तो कर नहीं पा रहा था, ड्यू डेट थी आज पे नहीं कर पाया, तो उस सेठ जी ने बुलाया, बोला इधर आ, आज ड्यू डेट थी तू पे कर, पे नहीं कर रहा, नहीं कर पा रहा साहब, तो एक काम कर, आप तो जिंदगी भर मेरे यहाँ पे मजदूरी करेगा। यानी कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जा रहा है, फ्रेश एग्रीमेंट किया जा रहा है जो कि
बार्गेनिंग मतलब अनक्वेश्चनेबल है, मतलब वो दूसरे वाले का गला काटने वाली स्थिति है, गरीब का गला काटने वाली स्थिति है, मजबूर का फायदा उठाने वाली स्थिति है। ठीक है, हाँ यहाँ ये बहुत अच्छा केस है यार। ये क्या लिखा है, हमने कहा गांव में आप साहूकार के पास गए, लोन महंगा लिया तो सब दिक्कत है। अब ऐसा ये केस और समझना, केस क्या हुआ, अब बैंक के पास गए, आपने कहा भैया ये मेरे को हाउसिंग लोन चाहिए, ऐसा कुछ लोन चाहिए। बैंक ने कहा 12% पर मंथ पर एनम, 12% पर एनम। आपने कहा सर यार साल भर पहले तो हाउसिंग लोन 8% पर एनम था, आप 12% पर एनम कैसे मांग रहे हो, इतना इतना कैसे बढ़ गया, ये क्या चक्कर पड़ गया। बैंक ने कहा देखो ऐसा है कि इकोनॉमी में थोड़ा सा अभी दिक्कत चल रहा है, थोड़ा क्रंच है साहब, और ये जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शनरी सिचुएशन चल रही है इस कारण से मनी का फ्लो बहुत कम हो रहा है, हमारे बैड डेट्स बहुत हो गए, तो हमारे पास भी फंड्स की कमी है, नए डिपॉजिट्स आ नहीं रहे, नए सेविंग्स हमारे पास आ नहीं रही, लोगों की इनकम कम है तो कैसे जमा कराएंगे बैंक में पैसा, सेविंग्स आ नहीं रही है और फंड की बहुत कमी है, हम हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं कि हम 12% से कम पे लोन दे पाए। तो यहाँ पे लॉ ने कहा कि अगर 8 का 12 लिया है विथ वैलिड रीजन लिया है, अब समझो 8 का 12 लेता सामने वाले को लूटने के लिए, क्या है द ओनली ऑप्शन, तो कहीं और जा नहीं सकता, तेरे को लूटते ले इधर आ, तेरे को काटू मैं अब, और आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लो, एक्स्ट्रा पैसा लो, तो फिर तो आप सामने वाले की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। लेकिन आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि रीजन है साहब, हमारी कॉस्ट भी बढ़ गई, हमको भी फंड्स नहीं मिल पा रहे, हमारी भी दिक्कत है साहब। तो इन दैट केस बैंक कहता है कि चलेगा, चलेगा इन द सेंस आप सॉरी लॉ कहता है, बैंक नहीं, लॉ कहता है कि बैंक के द्वारा लिया गया इंटरेस्ट चलेगा, ज्यादा तो भी चलेगा। चलिए हम एनालिसिस कर रहे हैं सेक्शन 16 का, फीचर्स देख रहे हैं, कुल मिला के एंटी इन्फ्लुएंस के पार्टीज के बीच में रिलेशन होना चाहिए ऐसा कि एक दूसरे का फायदा उठा सके, और ये फायदा कैसे उठाया जाएगा ये हमने यहाँ पे देख लिया था। फिर बोलता है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक अनड्यू एडवांटेज, ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट कर रहे हैं सामने वाले के हाँ ले रहे हैं इसलिए कि हम उसके हाँ से नाजायज फायदा उठा सके। बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रूफ किसको करना पड़ेगा, जो डोमिनेंट पर्सन होगा, यानी अगर एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है, ट्रांजैक्शन हुआ प्रॉपर्टी बेचने का, कुछ पेशेंट बाद में कहता है कि साहब मेरी प्रॉपर्टी तो इसने ऐसे बोला और मुझे तो देनी पड़ी, उस समय मेरा तो इलाज ही ये कर रहा था, मैं ऑपरेशन थिएटर में था, बेड के ऊपर लेटा हुआ था, ऑपरेशन के बीच में मेरे को पूछता है कि वो तेरा प्लॉट अच्छा मुझे 10 लाख में बेचेगा क्या, तो मैं तो सोचा ये कहीं थिएटर से बाहर निकलने लायक छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, पता नहीं अंदर कैसे ऑपरेशन करेगा, नाराज हो गया तो ऑपरेशन खराब नहीं हो जाए, मैं तो डर गया था साहब, वहाँ पे इसका प्रभाव था, ऑपरेशन कर रहा था मेरा, ऑपरेशन खराब कर देता तो मैंने तो उसको हाँ बोल दी वहाँ पे, पर जज साहब मेरे हाँ करने की इच्छा नहीं थी। ये बात कौन बोल रहा है, पेशेंट। हाँ करने की इच्छा थी कि नहीं थी, अनड्यू इन्फ्लुएंस था कि नहीं था, ये जब बात कोर्ट में जाएगी तो यू हु हैव टू प्रूव, कौन कौन प्रूव करेगा, डॉक्टर को प्रूव करना पड़ेगा कि उसका अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, यानी जिसकी डोमिनेंट पोजीशन है, चोर और पुलिस है, पुलिस को प्रूव करना अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो, फादर और सन में फादर को प्रूव करना है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो। क्लियर है, एकदम 100% क्लियर होना चाहिए कि प्रूफ ऑफ बर्डन किस पे है, जो डोमिनेंट पोजीशन पे है, जिसकी डोमिनेंट पोजीशन है उसको करना है। पावर टू असाइड कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंस बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस का कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, बड़े बड़े शब्दों में यहाँ लिख दूं, वॉइडेबल होगा, जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो पीड़ित पक्ष है टेक्निकली, उसके ऑप्शन पर, उसकी इच्छा पर कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा साहब, वॉइड हो जाएगा। वॉइडेबल है, वो चाहे तो कंटिन्यू करे, वो चाहे तो उसको कीप असाइड कर दे, ही कैन सेट इट असाइड। When the consent on an agreement caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused, यानी जिसकी कंसेंट, जिसकी हामी अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई थी, उसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइडेबल हो जाएगा। हाँ आप समझना, कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल है लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन का पैसा लेना देना हो चुका है, यानी मान लो मैं मजबूरी में था, मैं आपके पास पैसे लोन मांगने आया, मैंने कहा बहुत मजबूरी है, कहीं ऑप्शन नहीं, कोई पैसे नहीं दे रहा, प्लीज पैसे दे दो, आपने मुझे 5% पर मंथ के हिसाब से पैसे उधार दे दिए, मैंने पैसे उधार ले लिए, फिर मैंने 1 महीने बाद कोर्ट ने बोला, मैंने कहा जज साहब 5% लिए साहब, मजबूरी का फायदा उठाया, गरीब आदमी हो साहब, गरीब आदमी का फायदा उठा लिया साहब, 5% सर पर मंथ, भाई साहब कैसे दूंगा जज साहब, देखो जज साहब। तो जज साहब उस कॉन्ट्रैक्ट को जब असाइड करेंगे तो उसको, उसमें कुछ रीजनेबल पॉइंट्स डालेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आप पैसे तो मुझे उधार दे चुके हो ना,
तो लॉ कह देगा कि भैया एक काम करो, आपको पूरा 5% नहीं देना, जो रीजनेबल रेट होता है वो 1% पर मंथ होता है, आप 1% पर मंथ दे दो और एक साल में आपको पैसे वापस उनको रीपे करने हैं। क्लियर है? तो एनी सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी सेट असाइड इधर एब्सोल्युटली, या तो पूरा का पूरा सेट असाइड हो सकता है, और इफ द पार्टी हु वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर, उसको कुछ फायदा मिल चुका है, तो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस जो कोर्ट को लगेगी ठीक है कि भैया 5 नहीं 1% दे दो और बाकी पैसा आप एक साल बाद पूरा दे देना। ये वही मनी लेंडर है और 1 लाख रुपए एडवांस किए बी को, एक फार्मर को, एग्रीकल्चरलिस्ट मतलब फार्मर ही हुआ ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस है वहाँ पर है ना, बॉन्ड 2 लाख का भरवा लिया 6% पर मंथ की रेट पर, ठीक है, तो बॉन्ड ज़्यादा भरवा लिया, इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है, तो कोर्ट बोल सकता है कि भैया 1 लाख रुपए रीपे कर दे और ये रीजनेबल इंटरेस्ट है वो दे दे। ठीक है, केस स्टडी क्या है देखिए, एक स्टूडेंट ने एक ब्रांड न्यू कार खरीदी, तो हमने पहले भी बोला था स्टूडेंट ने ब्रांड न्यू कार खरीदी, हमने पिछली क्लास में भी एग्जांपल लिया था, और वही बहुत कम पे अपने टीचर को बेच दी। आप लोग तो नहीं बेचोगे, आप तो पास हो जाओगे उस दिन फ़ोन तो करोगे ना, जिस दिन पास हो जाओगे उस दिन व्हाट्सअप करोगे ना मेरे को कि सर हमारे इतने अच्छे नंबर आ गए, आपने लॉ पढ़ाई थी इस कारण से। मुझे तो उस फ़ोन की उम्मीद भी कम है आप लोगों से, उस मैसेज की उम्मीद भी कम है। कार बेचना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे स्टूडेंट पता नहीं कहाँ होते हैं। हमारे यहाँ तो फ़ोन और व्हाट्सअप आप कर दो तो भी बहुत खुशी होती है। फ़ोन भले ठीक है, एक व्हाट्सअप भी कर देंगे सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मेरे इतने इतने नंबर आए, लॉ के कारण इतना अच्छा पेपर गया। आप अगर ऐसा मैसेज आ जाए तो भी बहुत है, पेपर अच्छा चला जाए तो भी आना चाहिए, और जिस दिन मार्कशीट है उस दिन रिजल्ट है उस दिन तो आना ही चाहिए बधाई के लिए एटलीस्ट। चलिए, द कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वो वही बोला अनड्यू इन्फ्लुएंस का, ये हम केस ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉड की। फ्रॉड क्या है? फ्रॉड मतलब आप सामने वाले को धोखा देने के उद्देश्य से कोई काम कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, सच्चाई छुपा रहे हो, सामने वाले को धोखा देने के लिए आपका सिंपल उद्देश्य सामने वाले को धोखा देना। जैसे मान लो ये एक मेरा मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल नहीं एसी का रिमोट है, पर आप मान लो ये क्या मोबाइल है, इस साइड से थोड़ा सा क्रैक हो गया, ऊपर से थोड़ा सा क्रैक हो गया मोबाइल, ठीक है, मैंने यूं पकड़ा, जहां से क्रैक था वहां से इसको मैंने ऐसे छुपा के, अंगूठे के पीछे छुपा के होल्ड कर लिया, और मैंने देख ये मोबाइल 5,000 में बेचना खरीदेगा क्या, 5,000 में बेचना खरीदेगा क्या। अब जानबूझ के मैंने अंगूठा वहीं रखा जहां पे टूटा हुआ था, आप देखना लो। होता है ना कई बार हमारा नोट थोड़ा सा फटा हुआ होता है, किसी दुकान पे हमको नोट चिपकाना होता, चलाना होता, तो हम नोट को होल्ड इस तरीके से करते हैं कि वो फटे वाले पे नजर नहीं जाओ सामने वाले की। या तो 5-4 नोट देने तो बीच में डाल के दे दे, सामने वाला देखे नहीं, या उसको जहाँ से फटा हुआ वहीं से पकड़ के ऐसे पकड़ा में, ऐसे ऐसे फोल्ड करके ऐसे दबे सामने वाले को पता ना पड़े। लॉ कहता है ये फ्रॉड है, आप धोखा दे रहे हो सामने वाले को। आप जब ऐसा नोट चिपका रहे हो ना किसी दुकानदार को, तो टेक्निकली आप फ्रॉड कर रहे हो, लॉ ये कहता है। लॉ कहता है सामने वाले को धोखा देने के लिए आप झूठ बोल रहे हो, आपको पता ही नहीं है तो भी बोले जा रहे हो, आपको कोई जानकारी नहीं है, बिना जानकारी के आप बोल रहे हो, हर कुछ ही बोल रहे हो सिर्फ इसलिए कि भाई सामने वाला हाँ कर दे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट डन हो जाए। आप जानबूझे किसी बात को छुपा रहे हो, या आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हो लॉ की नजर में जो धोखा है, मतलब कुल मिला के आप धोखा दे रहे हो, या तो आप एक्चुअली धोखा दे रहे हो। लॉ कहता है कि आपका ये जो एक्ट है उसको हम धोखा मानेंगे, तो लॉ धोखा मान रहा मतलब वो तो धोखा ही है। तो धोखा, फ्रॉड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। ऑब्वियसली आप सामने वाले की सहमति कैसे ले रहे हो, उसको बना रहे हो आप सी, सामने वाले को सी बनाकर, मतलब चोमू बनाकर आप, सी मतलब चोमू होता है, ध्यान रखना, हाँ, चोमू बनाकर आप सामने वाले की हाँ करा रहे हो, तो सामने वाले का फ्री कॉन्सेंट थोड़ी है, आपने तो उसको मूर्ख बना दिया, पागल बना दिया। समझो, एक बच्चा मेरे पास आया, बोले सर यार लॉ डिफिकल्ट लगती है, लेकिन इसके साथ जो वो इंग्लिश वाला पेपर है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस वाला, वो इजी है सर। तो 60 में तो डर है, पर उस 40 में मैं 30 ले आऊँगा, 60 में से कुछ ले आऊँगा तो पास तो हो जाऊँगा। मुझे लगा यार ये तो ऐसे तो यार लॉ मेरे से करेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, पर वहाँ लॉ उसको समझ नहीं आ रही थी। मान लो वो ऑलरेडी कहीं और पढ़ रहा था, उसको लॉ समझ नहीं आ रही, मेरे पास व्हाट्सअप आया, सर आपके लॉ के वीडियोस बहुत अच्छे हैं, क्या प्राइस, मैंने उसको अपनी फीस बता दी। उसको लगा यार इतने पैसे तो कैसे, तो फिर बोले सर यार सर मैं ना इंग्लिश में तो ठीक ठाक हुई हूँ, लॉ में यार सर इतनी फीस तो कैसे दूँ। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख बेटा ऐसा है, सीए एग्जाम में 50% मार्क्स लाने जरूरी है, लॉ में अलग लाने पड़ेंगे, और
बिजनेस कोरेस्पोंडेंस वाले पेपर में अलग लाने पड़ेंगे। उसने कहा सर दोनों मिला के 100 का एक ही पेपर में। मैंने कहा बिल्कुल होगा, पर इस 60 में से 50% अलग चाहिए, 40 में से 50% अलग चाहिए। मैं झूठ बोल रहा हूँ, इट इज नॉट फैक्ट, इट इज नॉट ट्रू, ये झूठ है। मैंने क्या बोला, 60 में से 50% अलग चाहिए, 40 से 50% अलग चाहिए। तेरा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस अच्छा होगा तो वहां काम आएगा। लॉ में तो 30 नंबर लाने पड़ेंगे, 60 में से कहां से लाएगा 30 नंबर? ज्वाइन कर मेरे यहाँ पे, फीस पे कर, वीडियोस दे रहा हूँ, शानदार वीडियोस है, मजा आ जाएगा। हालांकि ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वीडियोस तो शानदार है, मजा आ रहा है, बराबर आ रहा है, आप लोगों को भी आ रहा है, ये बात झूठ नहीं है। वो 60 और 30 वाली बात मैंने झूठ बोली सामने वाले को हाँ करवाने के लिए। सामने वाले ने हाँ कर दिया, यस हाँ सर ये लो सर, फीस में तो वीडियोस पढ़नी पड़ेंगे सर, जहाँ पढ़ रहा हूँ वहाँ पढ़ता रहूँगा, तो 60 में से 30 तो बहुत बड़ी बात है, 10 आ जाओ तो बड़ी बात, 10 भी आते हुए नहीं दिख रहे। तो भैया ऐसा है कि डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन 17 क्या है कि आप सामने वाले को झूठ बोल रहे हो, जानबूझ के झूठ बोल रहे हो, किसी बात को जानबूझ के छुपा रहे हो, कुल मिला के धोखा दे रहे हो और धोखे से सामने वाले की हाँ ले रहे हो, तो लॉ कहता है उसकी फ्री कॉन्सेप्ट नहीं, उसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। वो चाहे तो कल बोल सकता है सर आपने झूठ बोला था, ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं, ये फीस पकड़ो और मेरे को नहीं पढ़ना वीडियोस, मतलब फीस वापस दो और वीडियोस खत्म करो, आपकी वीडियोस हटाओ, एक्सेस बंद कर दो, मेरे को एक्सेस नहीं चाहिए आपसे। माइट भी पॉसिबल, आप ये बात बोल सकते हो, माइट भी पॉसिबल, ये भी संभव हो सकता है, ये भी संभव हो सकता है कि आप बोलो कि सर आपने देखो झूठ तो बोला था, बात तो मेरे को समझ में आ गई, आपने झूठ बोला था, बात तो मेरे को समझ में आ गई अब, लेकिन मैं फिर भी वीडियोस देखना चाहूँगा सर, यार आपकी वीडियोस अच्छे हैं, मुझे लगता है कि इन वीडियोस को देखूंगा तो मेरा स्कोर अच्छा हो जाएगा, शायद मैं ऑल इंडिया रैंक जो लाना चाह रहा था, माइट भी पॉसिबल आप ऑल इंडिया रैंक लेके आ जाऊं, क्योंकि काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस मुझे मिला है। आपने झूठ तो बोला था लेकिन फिर भी मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ, ठीक है ना, वही तो हम कह रहे हैं भाई, वॉइडेबल है, फ्रॉड में वॉइडेबल है, तो सामने वाले की मर्जी है, वो चाहे तो उसको कीप असाइड करे, वो चाहे तो उसको कंटिन्यू करे, उसकी मर्जी है साहब, हम तो कुछ उंगली कर ही नहीं रहे, आप लॉ ने उसको वॉइडेबल का ऑप्शन दिया है। देखिए क्या लिखा है, फ्रॉड मीन्स, एक सेकेंड, fraud means and includes any of the following act committed by a party to the contract or with his convenience, या तो पार्टी खुद कर रही है या वो किसी और से करवा रही है, जानबूझ के सा माहौल बना रही है, और by his agent यानी अपने किसी एजेंट से, with an intent to deceive another party, दूसरे पार्टी को डिसीव यानी धोखा देने के उद्देश्य से। उद्देश्य क्या, उनका इंटेंशन क्या है, धोखा देने का, इंटेंट टू डिसीव, इंटेंशन क्या है, धोखा देने का, अनदर पार्टी दैट टू और हिज एजेंट, या अपने एजेंट को धोखा दिया जा रहा है, और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक व्यक्ति खुद झूठ बोल रहा है या जानबूझ के सा माहौल बना रहा है या अपने एजेंट से झूठ बुलवा रहा है, क्यों कि भैया सामने वाले को धोखा दे सके, सामने वाले कोई रिप्रेजेंटेटिव है, कोई एजेंट है जो उसकी बिहाफ पर डिसीजन लेने वाला, उसको धोखा दे सके और हम उस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना लें, धोखा देकर, झूठ बोलकर, माहौल बनाकर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीड कर लें, ये क्या है, फ्रॉड है। अब उसने क्लियर बोला कि एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, अब फॉलोइंग एक्ट में ये 5 एक्ट आगे, एक एक करके देख लेते हैं, पांचों को बात कर लेते हैं, 5 एक्ट ना नीचे। सबसे पहला, द सजेशन एज टू अ फैक्ट ऑफ व्हाट विच इज नॉट ट्रू बाय वन पर्सन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, यानी मैंने उसको बोला कि देख लॉ पढ़ ले, 60 में से 30 नंबर नहीं आए तो तू फेल हो जाएगा, तो मैंने उसको सजेशन दिया किसी एक फैक्ट को, किसी एक बात को लेकर जो कि सत्य नहीं है, और मैं खुद भी उसको सच नहीं मानता हूं, मुझे खुद को पता है कि ये झूठ है, तो ये फ्रॉड कहलाएगा। यानी आप सामने वाले को सजेशन दे रहे हो किसी एक चीज को लेकर जो आप खुद को पता है कि वो सच नहीं है, आपको खुद को पता है कि ये झूठ है, मैं उसको झूठा सजेशन दे रहा हूं, लेकिन आप सजेशन क्यों दे रहे हो कि सामने वाले से आप कॉन्ट्रैक्ट कर सको, वापस क्लियर करना आपने झूठ बोला। मैंने उसको बोला 60 में से 30 नंबर तो चाहिए, देख बेटा 30 नंबर कैसे आएंगे, 60 में से 30 चाहिए, उसने मेरी पूरी बात सुन ली, 60 में से 30 चाहिए, सारी बात सुन ली, लेकिन मेरे लॉ के वीडियोस परचेज नहीं किए, तो इट इज नॉट फ्रॉड। फ्रॉड कब होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। देखो अब समझो, इंडियन पिनल कोड में फ्रॉड हो सकता है, पिनल कोड में केस कर सकता है, सर तो झूठ बोल रहे थे, धोखा दे रहे थे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई केस नहीं बनता, कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केस कब बनता, जब कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं तो काय का फ्रॉड। यानी वो झूठ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, वो झूठ
जानबूझ के बोला गया, धोखा देने के उद्देश्य से बोला गया, लेकिन सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्चुअली इंड्यूस नहीं कर पा रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड ही नहीं हो पा रहा है, तो वो झूठ फ्रॉड की कैटेगरी में यहां नहीं आएगा। फ्रॉड कब बनेगा? जब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, उसके बाद हम कहेंगे कि फ्रॉड था इसलिए वो वॉइडेबल है। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो काय का वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, काय का फ्रॉड, उसका फ्रॉड का एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, एक बात यहां और ध्यान रखना, अगर किसी बात की आपको ऑलरेडी जानकारी है, यानी सामने वाले ने तो आपको चोमू बनाने की कोशिश की थी, सी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आप सी बने नहीं क्योंकि आपको ऑलरेडी बात पता थी, तो वहां फ्रॉड नहीं होगा। समझना, मैं लॉजिकली समझाता हूं। और कुछ कुछ बातें मैं मॉड्यूल से एक्स्ट्रा बोलता हूं, उसको आप मॉड्यूल पे कहीं पे लिख लें, इजी रहेगा आपके लिए, फायदे में रहोगे। कोई केस अगर ऐसा आ जाए तो आप आंसर देने की पोजीशन में रहोगे। समझे? मैंने एक बच्चे को बोला कि देख, लॉ में 60 में से 30 नंबर कंपलसरी, अगर तेरे 30 नंबर नहीं है तो तू फेल हो जाएगा। तो एक काम कर, अपने मस्त वीडियोस है, शानदार वीडियोस है, और इतना सिंप्लीफाइड में एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रहा है, मजा आ जाएगा तेरे को, वीडियोस खरीद ले। बाकी देख, 60 में से 30 नंबर जरूरी है, मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा हूं। सामने वाला मन में सोच रहा है कि सर आप मेरे को ही पढ़ा रहे हो, मैंने सी इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस पढ़ी हुई है सर। वो मन में सोच रहा है, बोल नहीं रहा, मैंने सी इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस पढ़ी हुई है, 100 में से 50 चाहिए, 40 चाहिए, जो भी स्कोर, मतलब 100 में से 40 चाहिए, ओवरऑल 50% चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज नहीं चाहिए, पूरे पेपर वाइज और एग्रीगेट का एस्पेक्ट है सी इंस्टीट्यूट का। तो 60 में से 30 आवे, 20 आवे, 15 आवे, उसका कोई रोल ही नहीं है। उधर 40 में से 40 आ जाओ तो भी काम चल सकता है साहब। मन में सोच रहा है कि सर आप मेरे को ही सी बना रहे हो, मतलब चोमू बना रहे हो आप मेरे को ही, सब समझ में आ रहा है। मैंने कहा तू मेरी बात सुन, 30 नंबर, वो सोच रहा है मन में, लेकिन मैं तो वही बात कर रहा हूँ ना कि 30 नंबर कंपलसरी, तू वीडियो देख, एक वीडियो देख, तू बैठ 15 मिनट एक वीडियो देख। उसने 15 मिनट वीडियो देखा, उसको लगा यार लॉ तो शानदार पढ़ा रखी है सर ने वीडियो में, यार पढ़ा तो मस्त रखी है सर ने। मेरे पास आया, चलो सर क्या फीस आपकी, मैंने फीस बताई, बोला सर ठीक है सर डन, मैं खरीद लेता हूँ। उसने खरीद लिया। इज द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल? नो। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है? नहीं। क्या कॉन्सेंट फ्रॉड से ली गई थी? नहीं। कॉन्सेंट फ्रॉड से कहां ली गई? उसको तो पता थी बात सारी। फ्रॉड करने की कोशिश जरूर की गई, डिसीव करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन कॉन्सेंट फ्रॉड से नहीं ली गई है, सामने वाले को डिसीव करके कॉन्सेंट नहीं ली गई है, क्योंकि सामने वाले को सारी बात की जानकारी थी। तो डिसीव करने की बात ही कहां आई? तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? वैलिड, 100%। हाँ साहब 100% वैलिड है। तो क्लियर करना, धोखा देने का उद्देश्य आपका रहा हो और आप धोखा दे भी पाए, सामने वाले को जब बात पता ही है ऑलरेडी, तो काय का धोखा, फिर तो बात ही खत्म हो गई। एक बार यहां पे मैं चलो बात बोल देता हूं। आप धोखा दे रहे हो और मिस रिप्रेजेंटेशन के कंपैरिजन में बताऊंगा। चलो एक टॉपिक और है, बट इन कंपैरिजन ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा, वहां अपन डिस्कस करेंगे। अभी अपन आगे मिस रिप्रेजेंटेशन एक बार और पढ़ लें, उसके बाद अपन कॉर्जन अनड्यू इन्फ्लुएंस का डिफरेंस पढ़ेंगे कि क्या क्या बेसिक डिफरेंस है, बारीकियां क्या है, क्योंकि कई बार केस आता है तो समझ नहीं आ पाता, तो अब बारीकियां अपन समझने की कोशिश करेंगे। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में भी काफ़ी हद तक सिमिलरिटी दिखती है, तो उसमें भी हम बारीकियां समझेंगे कि भैया क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट्स है जो उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और एग्जाम में अगर केस स्टडी आती है तो हमको किस तरीके से उसमें समझना है डिफरेंस, वो अपन डिस्कस करेंगे अभी मतलब आगे के वीडियोज़ में जैसे जैसे नंबर आएगा। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, जानबूझ के बात छुपाना, जानबूझकर, मैंने कहा ना अंगूठा ऐसे रख के जानबूझ के बात छुपाना, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। ए प्रॉमिस विदाउट एन इंटेंशन टू परफॉर्मिंग इट, आप सामने वाले को वचन दे रहे हो और आपका इंटेंशन इसको परफॉर्म करने का नहीं है, यानी आपका वचन धोखा है। सही बात है ना। यहाँ पे आपका बाहुबली मूवी देखी होगी, वचन मेरा वचन ही है शासन। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति वचन इसलिए दे रहा है कि उसको अपन को पूरा तो करना ही नहीं है, माइंड में क्लियर है कि अभी तो प्रॉमिस कर दो, अपने कौन सा पूरा करना है देखेंगे क्या है, यानी वहाँ पे तो वो डायलॉग शॉर्ट होता है, मेरा वचन ही है धोखा टेक्निकली, तो धोखा हो गया। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, इसके अलावा कोई भी ऐसा एक्ट जो अपने आप में एक तरह से धोखा हो, डिसीव हो, या एनी सच एक्ट और ओमिशन, ऐसा कोई काम या आपने अपने आप को काम करने से रोका
जिसके लिए लॉ बोलता है कि ये धोखा है, वो धोखा ही नहीं। किसी सिचुएशन में अगर लॉ बोल देता कि भैया हम तो उसको धोखा मानेंगे, आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा, आपकी इनकम 10 लाख थी, आपने 1 लाख लिखी, इनकम टैक्स रेट पड़ी, आपने कहा अरे यार भाई साहब मैं तो 10 लाख लिख रहा था, वो 1 जीरो गलती से ओमिशन हुआ है, भाई साहब गलती से रह गया 1 जीरो, मैं तो 10 लाख ही लिख रहा था, पता नहीं कंप्यूटर में कैसे हुआ वो 1 जीरो रह गया साहब, पता ही नहीं पड़ा। लोग कहेगा कि देख तेरे जीरो रह गया तो पेनल्टी तो हम पूरी लेंगे, आपने जानबूझे गलत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया गया है, यही माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक बात आती है मियर साइलेंस वाली, साइलेंस फ्रॉड है या नहीं है। यहां मैं आपको समझाऊं, चुप रहना फ्रॉड है कि नहीं है। चुप रहना 2 केस में फ्रॉड है। एक तो आपकी ड्यूटी टू स्पीक अराइज होती है और आप चुप रहते हो, आपकी ड्यूटी टू स्पीक अराइज होती है और आप चुप रहते हो, और दूसरा जहां आपका चुप रहना बोलने के बराबर है। सारी सारी चीज समझना। मेरे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे मान लो मेरे पास एक, इसमें एग्जांपल घोड़े का दिया, मैं भी घोड़े की बात कर लेता हूँ। एक घोड़ा है, थोड़ा मेंटली इनस्टेबल है, वो यूं यूं धक्के मारता है, जो उसके ऊपर सवारी करे उसको नीचे पटक देता है। आप आए मेरे पास घोड़ा खरीदने के लिए, मैंने कहा ये घोड़ा है 50,000 का, देख लो। मैंने नहीं बताया कि वो पागल है, मैंने नहीं कहा कि वो स्वस्थ है, मैंने नहीं कहा ना कि वो साउंड माइंड है, ना मैंने आपको ये बात डिस्क्लोज की कि वो अनसाउंड माइंड है। मैंने कहा घोड़ा देख लो, परख लो, आपको पसंद आओ तो ले लेना। आपने घोड़ा देख लिया, घोड़ा परख लिया, फिर आपने 50,000 दिए, घर लेके चले गए, फिर घर जाके आप बोलो और सर इसका तो दिमाग खराब है, ये तो उसके ऊपर बैठते तो नीचे पटक देता है। तेरे घर जाके दिमाग खराब थोड़ी हो, दिमाग तो ही खराब था, देख लेता यहाँ पे, तेरी आंखें फूटी थी, दिख नहीं रहा था तेरे को, देख लेता। कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, इट इज नॉट फ्रॉड। आप ये नहीं कह सकते कि सर आप चुप क्यों रहे, आपको बोलना चाहिए था। हम यही कहना चाह रहे हैं कि मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, चुप रहना धोखा नहीं है। हाँ, चुप रहने का धोखा माना जा सकता है 2 केसेस में, जहां आपके बोलने की ड्यूटी अराइज होती है और आप चुप रहें, या फिर आपका चुप रहना बोलने के इक्विवेलेंट हो, उसके अपन एग्जांपल लेंगे, पर चुप रहना फ्रॉड नहीं है। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले सर आपकी जो रिंग है, डायमंड रिंग है, तो सर आप मुझे बेचोगे क्या। उसने मुझसे पूछा सर ये डायमंड रिंग है, और अब मैं उसको नहीं बताऊं कि ये तो डुप्लीकेट है, गरीब आदमी मेरे पास कहाँ पैसे, तो मैं उसको नहीं बताऊं कि डुप्लीकेट है, तो ये फ्रॉड होगा। आप समझना, मैं 2 एग्जांपल समझाता हूं एक ही बात के 2 तरीके से। एक स्टूडेंट भागा भागा आया, स्टूडेंट ने कहा सर यार आपकी रिंग है ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है, आप जब क्लास पढ़ाते हो तो बार बार हाथ आगे रखते हो तो रिंग पर सर नजर रहती है, रिंग मेरे को अच्छी लगती है, इसलिए रिंग आप मुझे 1 लाख रुपए में बेच दो। अब मैंने दिमाग में सोचा, मेरे सामने वाला 1 लाख रुपए में रिंग खरीद रहा है, मतलब वो ये समझ रहा है कि ये गोल्ड है और सर के आगे डायमंड लगे हुए हैं, इसलिए 1 लाख में खरीद रहा है। अपने बाप का क्या जा रहा है, खरीदने दो। मैंने निकाली रिंग, दे दी, मैंने कहा 1 लाख रुपए पकड़ा, उसने 1 लाख रुपए दे दिए। 4 महीने बाद अरे सर 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 ये तो सर सोने की नहीं है, इसमें तो डायमंड भी नहीं है, ये तो डुप्लीकेट रिंग थी सर। तो मैंने कब कहा कि ओरिजिनल थी, मैंने कहा डायमंड है, मैंने कहा गोल्ड है, आई सेड नथिंग। आप भागे भागे मेरे पास आए कि आप 1 लाख में खरीदना चाहते हो। हाँ, मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि आप धोखा खा रहे हो, पर आप खा रहे हो, मैं थोड़ी दे रहा हूं। भाई धोखा आप खुद खा रहे हो, मैं थोड़ी दे रहा हूं। क्या मेरा चुप रहना फ्रॉड है? नहीं, लॉ कहता है नहीं साहब, आपकी ड्यूटी टू स्पीक राइज ही नहीं होती थी, सामने वाले ने आपसे पूछा थोड़ी था, तो आपकी ड्यूटी टू स्पीक राइज नहीं होती है, तो यहां पर वो फ्रॉड नहीं है। आप दूसरा एग्जांपल समझना, किसी व्यक्ति का मेरे पे बहुत ट्रस्ट है, विश्वास है, जैसे मेरा ब्रदर मान लो, या वाइफ, जिनका बहुत ट्रस्ट होता है। ऐसा कोई व्यक्ति आके बोलता है कि यार ये रिंग यार अच्छी है, अब 1 लाख रुपए मुझे बेच दो। लॉ कहता है अगर विश्वास पे कोई व्यक्ति खरीद रहा है तो ये आपकी ड्यूटी बनती का विश्वास मत तोड़ो। यानी अगर रिलेशन ट्रस्ट वाला है तो नाउ यू हैव टू स्पीक कि भैया ये डुप्लीकेट है, तेरे लेनी है तो देख ले, 1 लाख रुपए दे तो रहा है, दे तो रही है, लेकिन ये डुप्लीकेट है, गोल्ड डायमंड नहीं। अगर आपने नहीं बोला तो उसको हम फ्रॉड मानेंगे। यानी जहां पर ट्रस्ट वाला रिश्ता है, कौन सा रिश्ता है? ट्रस्ट वाला रिश्ता है,
वहां पर अगर आप चुप रहते हो, आप पिक्चर क्लियर नहीं करते हो, तो आप फ्रॉड कर रहे हो। या फिर सामने वाला, जैसे कोई अनजान व्यक्ति वो आया मेरे को आते पूछ ले, सर ये आपकी रिंग डायमंड रिंग है ना सर? सर मुझे आपको 1 लाख में ये रिंग खरीदनी, डायमंड रिंग है ना सर? अब मैं चुप रहता हूँ, कुछ नहीं बोलता। 1 लाख में खरीदनी, हाँ ले 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 ले, डायमंड रिंग पे कोई बात ही नहीं बोलता। तो लॉ कहता है जब उन्होंने पूछा कि डायमंड रिंग है कि नहीं, तो इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक। यहां अगर आप चुप रहते हो तो आपका साइलेंस इक्विवेलेंट टू फ्रॉड है। आपका चुप रहना बोलने के बराबर माना जाएगा कि आप चुप रहकर भी बोलोगे कि हाँ ये डायमंड है। आपने उनको मौन सहमति दे दी कि हाँ ये डायमंड है। आपने चुप रहकर उसकी बात को आपने सहमति दी कि हाँ हाँ ये डायमंड है, तू खरीद ले। तो यहाँ ये केसेस आपको दे रखे हैं। पहला तो ए ने ऑक्शन में अपना घोड़ा बेचा बी को, और ए को पता था अनसाउंड माइंड का है, बी को दिखाया, बी ने खरीद लिया। ये फ्रॉड नहीं है भाई। आपने देखा, आपने खरीदा, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी, आप देख लो। मैं इस अंगूठी की नीलामी करूँ, अंगूठी रख दूँ? भैया मैं अपनी अंगूठी बेच रहा हूँ, बोली लगाओ, पब्लिक बोली लगाए 5,000, 10,000, 15,000, 25,000। भाई तुम देखो ना गोल्ड या डायमंड, मैंने थोड़ी बोला गोल्ड या डायमंड, तुम देख लो। तुम नहीं देख लो, तुम्हारी गलती है, मेरी क्या गलती? हाँ, फिर वापस, लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल, बी ए इज हिज डॉटर एंड जस्ट कम ऑफ एज, मतलब मेजर हो गई है, अभी जस्ट मेजर हुई है, छोटी बच्ची है, मतलब पापा पे विश्वास करती है, ट्रस्ट करती है। यहां पे रिलेशन ऐसा पार्टीज के बीच में कि एक को बोलना पड़ेगा कि इसका दिमाग खराब है, क्योंकि आप जब विश्वास में लेते हो तो चलो आपके पास घोड़ा होगा ना यार, आप दे दो ना घोड़ा, क्या है, आप देख लो, अच्छा होना चाहिए। आप विश्वास किया जा रहा सामने वाले पे। इंसान ये भी नहीं बोलता कि अच्छा होगा, आप देख लो। आप दे रहे हो, फिर मुझे क्या देखना? आप पिता हो, आप दे रहे हो, अगर मुझे घोड़ा बेच रहे हो तो फिर मुझे क्या देखना? मैं क्या चेक करूं? तो यहां पे लॉ कहता है कि नहीं, पार्टीज के बीच का रिलेशन ट्रस्ट वाला था, और यहां पर एक ही ड्यूटी है कि बताना कि घोड़ा अनसाउंड माइंड का नहीं बताया, तो यहां पे चुप रहना भी फ्रॉड के इक्विवेलेंट माना जाएगा। बी सेज टू ए, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। वो कहता भैया तूने अगर मना नहीं किया तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि घोड़े का दिमाग सही है, घोड़ा साउंड माइंड का है। तो नाउ यू हैव टू स्पीक। आप साइलेंस रहते हो तो आपका साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच माना जाएगा। भाई उसने बोला ना आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं ये मान रहा हूं कि आपका घोड़े का दिमाग सही है, तो आप कुछ नहीं बोल रहे हो, तो आप इस बात को सहमति दे रहे हो चुप रहकर। आपका चुप रहना बोलने के बराबर है कि हाँ इसका दिमाग सही है, आप उसकी एक्सेप्टेंस दे रहे हो एक तरीके से। A and B being trader enter into a contract. A has private information. मतलब आप समझो ये केस ऐसा कह रहा है, जैसे मान लो आपके पास कोई प्लॉट है, कोई बहुत अच्छी लोकेशन पे है और उसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपए। मैं आपके पास आया, मैंने आपको बोला मुझे वो प्लॉट आपसे 20 लाख में खरीदना है। आपको पता नहीं था कि गवर्नमेंट ने उसके जस्ट पास में एक हॉस्पिटल बनाने का डिसाइड किया है। मुझे पता था, मेरे पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी कि उस प्लॉट के जस्ट पास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनने वाली, और हॉस्पिटल बनते ही 20 लाख का प्लॉट 50 लाख का हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला ये 20 लाख रुपए आपका प्लॉट मेरे नाम कर दो, आपने मेरे नाम कर दिया। मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी कि हॉस्पिटल बनने वाला, मैंने आपको नहीं बताई। लॉ कहता है ये फ्रॉड नहीं है, आपके पास थी, बताने की जरूरत भी नहीं। आपने तो उसको बोला 20 लाख में बेचता, क्या सामने वाला बेच रहा है, उसकी मर्जी, आपकी बताने की ड्यूटी नहीं बनती है साहब। इट इज नॉट फ्रॉड, ये फ्रॉड नहीं है। जब इसका एनालिसिस करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि देयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन, और वो कुछ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, अपनी बात रखी गई हो, और वो फ्रॉड होना चाहिए। हाउएवर साइलेंस मे अमाउंट टू फ्रॉड, यानी आपने रिप्रेजेंटेशन किया हो, फ्रॉड है वो। लेकिन कभी कभी साइलेंस भी, मे लिखा मे, मस्ट नहीं, मे साइलेंस भी फ्रॉड हो सकता है, चुप रहना भी फ्रॉड हो सकता है, और एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट भी फ्रॉड हो सकता है, जानबूझ के किसी बात को छुपाना भी फ्रॉड हो सकता है। यानी रिप्रेजेंटेशन करके झूठ बोलकर तो फ्रॉड किया ही जा सकता है, कभी कभी बिना बोले भी फ्रॉड किया जा सकता है। किसी बात को जानबूझकर छुपाओ, छुपाने की कोशिश करो, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, और या फिर आपकी ड्यूटी और आप चुप रहो। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू अ फैक्ट, जो रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है वो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसके रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है। द रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हुआ उससे पहले आपने रिप्रेजेंटेशन किया। अब समझो आपने मेरे यहाँ पे लॉ ज्वाइन कर ली, आपने डन कर दिया, आपने फीस जमा करा दी, आप वीडियोस देखने लग गए, उसके बाद मैं आपको बोलूं कि पता है तेरे को 60 में से 30 नंबर लाने पड़ेंगे इसमें, इट इज नॉट फ्रॉड।
ए कॉन्ट्रैक्ट इज voidable ड्यू टू फ्रॉड ओनली व्हेन द consent इज obtained बाय फ्रॉड। इस लाइन को समझो, एक कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड के कारण voidable होगा सिर्फ तब जब सहमति कॉन्सेंट फ्रॉड से ली गई हो। आप पहले ही डन कर चुके हो, मैं बाद में झूठ बोल रहा हूं तो मैंने आपकी सहमति फ्रॉड से कैसे ली? मैं झूठ बोल रहा हूं लेकिन आपको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं और बात को समझ के सच जानकर उसके बाद आप मुझे हां कर रहे हो, तो आपका तो कॉन्सेंट फ्रॉड से नहीं है। तो ये अलग अलग केसेस आप समझना। द रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट शुड बी मेड विद द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी और विदाउट बिलीफ इट इज ट्रू। यानी आपको पता है ये झूठ है और आप झूठ बोल रहे हो तो फ्रॉड है। ध्यान करना, अगला टॉपिक आएगा मिस रिप्रेजेंटेशन, उसमें और फ्रॉड में क्या डिफरेंस है। ये जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, ये उन दोनों के बीच का डिफरेंस है। मिस रिप्रेजेंटेशन कहता है कि आपने झूठ बोला पर आपको पता नहीं था कि वो झूठ है, आपको नॉलेज नहीं थी इस बात की कि द स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड यू मेड द स्टेटमेंट। आपको लगा कि यार, आपको किसी और ने कहा कि ऐसा है, आपने विश्वास किया कि वो सही कह रहा, आपने बोल दिया आगे, तो इट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड कब होगा? जब आपको इस बात की जानकारी कि आप झूठ बोल रहे हो या आप रेकलेसली कुछ भी बोल रहे हो बिना पता लगाए कि झूठ है कि सच है, फेंके जा रहे हो जबरदस्ती की, हर कुछ ही बोल रहे हो। भाई आपकी जॉब लगी किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर मार्केटिंग के लिए, कोई पेरेंट्स आए, आपको पता ही नहीं उस इंस्टीट्यूट का पास्ट क्या है, आपने कहा हर साल हमारे यहाँ से 10 ऑल इंडिया रैंक निकलती है, लास्ट ईयर 15 ऑल इंडिया रैंक थी, ये वो, आप फ्रॉड कर रहे हो। आप सामने वाले का अगर एडमिशन ले लेते हो, पैसे लेते हो, तो टेक्निकली व्हाट यू आर डूइंग फ्रॉड। द अदर पार्टी मस्ट हैव बीन इंड्यूस्ड टू एक्ट अपॉन द रिप्रेजेंटेशन। यानी सामने वाले को आपने इस बात के लिए इंड्यूस किया, आपने झूठ बोलकर इस तरीके से उनको फोर्स किया, मेंटली उनको फोर्स किया, टेक्निकली अपन ऐसा बोले तो, कि वो सामने वाला आपको हाँ दे। द अदर पार्टी मस्ट हैव रिलाइड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन। यानी सामने वाली पार्टी ने आपकी बात पर विश्वास करके हाँ दिया है, यानी वास्तव में धोखा हुआ है तो ही फ्रॉड माना जाएगा। उसको सच्चाई पता थी और धोखा नहीं हुआ है तो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। The other party must acting on the representation must have consequently suffered a loss। और उसको इस बात का नुकसान हुआ कि भाई आप झूठ नहीं बोलते तो मैं इस बात को मैं आपसे लॉ की वीडियो परचेज नहीं करता, आप झूठ नहीं बोलते तो मैं ये ऐसा कुछ परचेज ही नहीं करता, आप अगर मुझसे ये बात नहीं छुपाते, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट नहीं करते, तो मैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता आपके साथ। आगे लिखा है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड अपॉन द वैलिडिटी, वॉइडेबल होगा। When the consent of an agreement is caused by fraud, the contract is voidable at the option of the parties। जिसका साथ धोखा हुआ है उसके ऑप्शन पर होगा, वो चाहे तो रिसीड कर सकता है विद इन ए रीजनेबल टाइम। देखो आपको पता पड़ गया, उसके बाद रीजनेबल टाइम मतलब कब? जब आपको पता पड़ा उसके बाद जितना जल्दी हो सके। आपको पता आज पड़ गया, आप सारे बेनिफिट ले रहे हो, मजे ले रहे हो, 4 महीने 6 महीने तक आपको पता रहा, सारी बातें ध्यान रही, उसके बाद आप बोलोगे अरे यार अब मेरे को यार धोखा हुआ था यार, मेरे साथ तो बहुत धोखा हो गया था यार, अब मेरे को यार उसको वॉइडेबल करना। नहीं, लॉ बोलता है रीजनेबल टाइम। हाँ, 4 महीने रीजनेबल है कि 4 दिन रीजनेबल है, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस कि आपको कब पता पड़ा और आप कब वापस एक्ट कर सकते थे। आपको पता पड़ा आपके साथ धोखा हुआ है, धोखे का पता पड़ते ही आपको हार्ट अटैक आ गया, आप कोमा में चले गए, 8 महीने बाद ठीक हुए, 8 महीने बाद आपने बोला कि तूने मेरे साथ धोखा किया, मुझे कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना है, तो वो रीजनेबल है, वो रीजनेबल है, 8 महीने बाद भी रीजनेबल है। सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, आपको पता साहब धोखा क्या, आप रोज उस आदमी से मिल रहे हो, सुबह शाम साथ में खाना पीना हो रहा, बैठ रहे हो, आराम से बातें करो, पंचायतें करो, रोज मिलते हो, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू किए जा रहे हो, जो भी टर्म्स थे उनको फुलफिल करे जा रहे हो। आपको पता पड़ गया सर ने लॉ का वीडियो झूठ बोल के दिया, उसके बाद आप वीडियोस देख रहे हो, रोज मेरे से डाउट पूछ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, रोज मेरे से डाउट पूछ रहे हो, सारा सिलेबस खत्म होने के बाद बोलते हो अरे सर आपने धोखा किया था सर, मेरी फीस तो वापस दो। लॉ कहता अब नहीं मिलेगी, अब थप्पड़ मिलेगी, फीस वापस चाहिए। बट ही कैन sue फॉर डैमेजेस। वो कहेगा सर आपके कारण, आपने जब बोला 60 में से 30 नंबर लाने जरूरी है, तो मैंने सर 5-5 घंटे रोज बैठ के लॉ पढ़ी, लॉ समझ आ नहीं रही थी तो 5-5 घंटे रोज बैठ के लॉ पढ़ रहा था सर, मैंने कितना टाइम लॉ पे लगाया, मुझे नुकसान हुआ, इतना टाइम मेरा वेस्ट हो गया, मुझे डैमेजेस चाहिए, इसके लिए डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ही कैन इंसिस्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन दैट ही शैल बी पुट इन द पोजिशन इन विच ही वुड हैव बीन दैट द रिप्रेजेंटेशन मेड हैव बीन ट्रू। यानी आपने धोखा दिया, वो ये कह सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर आप धोखा नहीं देते तो जो परिस्थितियां होती उसके हिसाब से, मतलब
आप अगर ये बात नहीं छुपाते कि यहाँ से टूटा हुआ है स्क्रीन, तो मैं आपको पहले ही बोलता कि स्क्रीन ठीक करा के मुझे मोबाइल दो। नहीं छुपाते स्क्रीन मोबाइल का, तो मैं आपको पहले ही बोलता कि स्क्रीन ठीक करा के मुझे मोबाइल दो, और फिर मैं आपको पैसे देता। तो मैं आपका मोबाइल लूंगा, पर आप स्क्रीन ठीक करा के मुझे दो और मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। यानी कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो फ्रॉड हुआ है उसकी चीज को ठीक करते हुए, उसको असाइड करते हुए कि वो फ्रॉड वाली चीज को खत्म करो। अब क्या पोजीशन बनती है, उस पर कॉन्ट्रैक्ट होगा। मियर साइलेंस नॉट फ्रॉड, साइलेंस रहना फ्रॉड नहीं है। दो केस में फ्रॉड माना जाएगा, जहां ड्यूटी टू स्पीक अराइज होती हो। ये वो केस वही है यार कि सुअर बेचे और सुअर को फीवर था, बताया नहीं। तो तू देख भाई, मेरी गलती थोड़ी है। जो चीज़ देखी जा सकती है उसमें मेरी गलती नहीं है। हाँ, जो ऐसी चीज़ है, जैसे आप मेरे से टीवी खरीद के लेके जा रहे हो, अब टीवी के अंदर एक वायर अंदर से टूटा हुआ है, तो मुझे पता है कि 105 से लेके 125 नंबर तक का चैनल नहीं चलेगा। चैनल चलेंगे नहीं 105 से 125 तक के। तो सपोज मैंने आपको टीवी भेज दी, आपने साउंड चला के देखा, चैनल एक दो आगे पीछे देखा, ठीक है, आप खरीद के लेके चले गए। लॉ कहता है यहाँ पे आपकी ड्यूटी टू स्पीक होती है। क्यों? क्योंकि मिस्टेक जो है प्रोडक्ट का, वो इतना इंटरनल है कि सामने वाला खुली नज़रों से देख ही नहीं सकता था, और आपको पता होते हुए भी आपने नहीं बताया, तो आपने टेक्निकली फ्रॉड किया है। जो चीज़ एग्जामिन की जा सकती है उसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चीज़ एग्जामिन नहीं की जा सकती और आपको पता है कि बाद में इसको नुकसान होने वाला है, एग्जामिन नहीं की जा सकती है, रीजनेबल एग्जामिनेशन में पता नहीं पड़ती है। रीजनेबल एग्जामिनेशन, मैंने टीवी चला के देखी, साउंड देखा, चैनल आगे पीछे करके देखा, रीजनेबल एग्जामिनेशन में पता नहीं पड़ती है और आप नहीं बताते हो, तो वो भी फ्रॉड है। ड्यूटी टू स्पीक अराइज होती है कहाँ कहाँ, जहाँ फिड्यूशियरी रिलेशन हो, विश्वास वाला रिश्ता हो। ठीक है, हियर द पर्सन, कॉन्फिडेंस पे, जो ट्रस्ट पे होता है काम। ये केस स्टडी दे रखा है, शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए ब्रोकर और क्लाइंट के बीच का रिश्ता था। वहाँ पे लॉ बोलता है कि भैया ये एक विश्वास वाला रिश्ता है, जहाँ पे ब्रोकर बताएगा अपने क्लाइंट को कि भैया इस शेयर में ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है, उस हिसाब से ही खरीदा जाएगा। वो खुद के शेयर भेज देता है बताए बिना कि वो खुद के शेयर है। वो कहता है साहब इस कंपनी का शेयर बहुत जोरदार है, आप तो 500 में खरीद सकते हो, मस्त शेयर है, मस्त शेयर है, बहुत बढ़िया कंपनी, बहुत बढ़िया। वो बहुत बढ़िया क्यों कह रहा है? क्योंकि उसके पास खुद के पास ऑलरेडी उसके शेयर पड़े हैं, और क्लाइंट ने कहा कि हाँ ठीक है यार, आप इतना कह रहे हो तो ठीक है। अब देखो, कोई भी क्लाइंट शेयर्स कब खरीदता है? ब्रोकर की बात मान के अपनी, और ब्रोकर तो खुद के शेयर चिपका रहा है, तो टेक्निकली फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि विश्वास का रिश्ता, आपको बताना पड़ेगा कि शेयर्स मेरे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है उसको सारी बातें बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये भी एक विश्वास का रिश्ता है। आपका भविष्य में कुछ भी बुरा हुआ तो हम देखेंगे, और हम आपको आज प्रीमियम दे रहे हैं, हमारे बुरे को आप देखोगे उसके लिए, तो दोनों के बीच में विश्वास वाली बात है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, शादी में भी सारी बातें बतानी पड़ेगी, इसमें भी केस स्टडी है। वही शादी में कुछ बातें बताई नहीं कि ऑलरेडी इसका डिवोर्स था या ये था, वो बातें बताई नहीं, तो ये टेक्निकली लॉ कहता है कि गलत है, ऑलरेडी डिवोर्स वगैरह तो बातें बतानी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट, अगर परिवार की वजह से सेटलमेंट होता है, फैमिली सेटलमेंट हमने देखा था ना, रिटर्न में हो तो थर्ड पार्टी भी इशू कर सकती है, फैमिली के अदर मेंबर्स भी। तो फैमिली सेटलमेंट के केस में विश्वास वाली बात है, भैया 4 भाई बैठ के सेटलमेंट कर रहे हैं सारी प्रॉपर्टी का। अब एक को पता है कि वो जो प्लॉट है अपना, उसके जस्ट पास में गवर्नमेंट के हॉस्पिटल आने वाली है। वो जब सेटलमेंट तो कहता नहीं वो प्लॉट मेरे नाम पे रहने दो, और आज की जो मार्केट रेट उसके हिसाब से अपने नाम पे रख लेता, लेकिन उसको जो बात पता थी कि वहाँ पास में हॉस्पिटल आएगी तो उसकी प्रॉपर्टी की रेट तो 5 गुना हो जाएगी, उसने बात बताई नहीं, तो उसने टेक्निकली फ्रॉड किया है। लॉ कहता है परिवार के अंदर लोग बाकी दिमाग थोड़ी लगा रहे हैं, वो कहते हैं ना रिश्तों के फायदे नहीं, रिश्तों के मायने देखे जाते हैं ना, रिश्तों के फायदे नहीं देखे जाते, रिश्तों के मायने देखे जाते हैं। लॉ भी ये कहता है रिश्तों के मायने होते हैं, आप फायदे निकालना चाह रहे हो तो फ्रॉड है साहब। आपको पता है इंटरनल इन्फॉर्मेशन है तो भी आप शेयर करो। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर अलॉटमेंट के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया, तो प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ों को एकदम क्लियरली आपको बताना पड़ेगा। अगर वहां आपने कोई बात डिस्क्लोज नहीं की है तो फ्रॉड माना जाएगा। वेयर साइलेंस इटसेल्फ इज इक्वल टू स्पीच, कहीं कहीं चुप रहना भी स्पीच के बराबर माना जाता है। वो मैंने कहा था कि भैया सामने वाले ने आपसे पूछा कि यार आप कुछ नहीं कह रहे हो, तो मैं मान लूँ कि घोड़े का दिमाग बिल्कुल सही है, फिर आप चुप रहो तो आप टेक्निकली क्या कर रहे हो, बोल रहे हो। कई बार इशारों से बोला जा सकता है। मान लो जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, और एक स्टूडेंट मेरे से मिलने आया, हालचाल पूछ के बाहर निकला, उसको सामने एक दूसरा स्टूडेंट आते हुए और मिल गया, आपका कोई फ्रेंड ही, मतलब आप पूछ के गए हालचाल, आपका कोई फ्रेंड और आते हुए मिल गया, आपने उसको बाहर पूछा भाई क्या हुआ, यहाँ कैसे आना हुआ, बोले नहीं यार भारती सर के लग गई यार, तो मैंने सोचा एक्सीडेंट हुआ, हालचाल पूछ लूँ इसलिए हॉस्पिटल आया हूँ। उसने आपसे फिर दूसरा सवाल पूछा कि तू भी इसलिए आया था क्या? आपने कहा हाँ। फिर उसने पूछा और सर की तबीयत कैसे, क्या है? तो उसने कहा नहीं सच्ची बता क्या हुआ।
उसने कहा बोल क्या हुआ यार, सर है कि नहीं है? तो टेक्निकली आप नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपका जो ये रोना है, जो स्टाइल है, वो सामने वाले को ये चीज़ बता रहा है कि सर का तो राम नाम सत्य है, हो चुका है। यानी कई बार चुप रहना भी बोलने के बराबर हो सकता है, या तो इशारों से, या सामने वाले ने आपसे सवाल पूछा और आप चुप रहो, सामने वाले ने सवाल ये पूछा कि भैया आप कुछ नहीं बोलो तो मैं ये मान लूँ, और फिर आप कुछ नहीं बोलो तो वो सामने वाला वही मानेगा। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन से अपन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ने के बाद अगले वीडियो में हम डिफरेंसेस भी देख लेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन मिस्टेक का, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड का, और अनड्यू इन्फ्लुएंस और कॉर्जन का। नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।